Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of March 2023. 24th मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। एंड आई होप अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 डू लाइक इट, है ना, ज़रूर लाइक करें वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सवालों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाई टैक्स एक्सपेंडिचर इज मेनली कॉज्ड बाय। इनमें से कौन से कारणों से हाई टैक्स एक्सपेंडिचर होता है? फर्स्ट इज लो टैक्स बेस, सेकंड इज रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी, थर्ड है लार्ज टैक्स एग्जम्पशन, या चौथा है प्रोग्रेसिव टैक्स कलेक्शन सिस्टम। तो हाई टैक्स एक्सपेंडिचर इनमें से किस कारण से होगा? आप लोग आई होप अटेम्प्ट करेंगे। मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूँ। टैक्स एक्सपेंडिचर नाम जब सुनोगे तो लगेगा कि यार ये वो खर्चा होगा जो टैक्स कलेक्शन के लिए होता होगा, है ना। ऐसा नहीं है। टैक्स एक्सपेंडिचर एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि क्यों आपको टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाया जो आप कलेक्ट कर सकते थे। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो होता है सी, यानी कि लार्ज टैक्स एग्जेम्पशंस। तो जो एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं ना, उन कारणों से ज़्यादातर टैक्स एक्सपेंडिचर होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। प्रिंटिंग करेंसी इज नॉट कंसीडर्ड अ गुड मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इनमें से किसके कारण से करेंसी को प्रिंट करना डेफिसिट को फाइनेंस करने का अच्छा तरीका नहीं माना जाता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आप लोग देख सकते हैं। देखो, पहला तो बिल्कुल सही है क्योंकि इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर देगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा इन्फ्लेशन को। बिल्कुल मानते हो कि नहीं आप लोग? मानते हो, क्योंकि जब आप करेंसी प्रिंट करोगे तो आपकी जो करेंसी की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है ना। एंड दूसरा कह रहा है इट डिक्रीजेज द एग्रीगेट डिमांड्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिस विल नॉट हैपन। एंड तीसरा भी गलत है क्योंकि मनी फ्लो सप्लाई का, इकोनॉमी का कम नहीं होगा। तो वन ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट यूजुअली इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर इनमें से क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं? पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इनमें से क्या कमिटेड एक्सपेंडिचर है? बहुत ही आसान सवाल है। इन तीनों में से आप लोग अगर कर पाए तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 and 2। अगर आप देखें, कमिटेड एक्सपेंडिचर एक्चुअली वो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट कमिट कर चुकी है, मतलब कि गवर्नमेंट अब उसको डिनाई नहीं कर सकती। जैसे कि इंटरेस्ट लाइबिलिटी, गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती इंटरेस्ट लाइबिलिटी। दूसरा हो गया जैसे एक पेंशन देना है, तो पेंशन देना गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती, तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो थर्ड था वो, हाँ, वो डिनाई कर सकती, ठीक है ना। तो वो क्यों डिनाई कर सकती? कि हो सकता है गवर्नमेंट इन्वेस्ट ना करे। तो दैट माइट बी वन ऑफ द केसेस इन दैट, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं और पीआईबी की न्यूज़ आइटम्स में आते हैं। पहली एक न्यूज़ है, कल जो न्यूज़ में थी वो थी नासा इसरो का जो अपर्चर सिंथेटिक अपर्चर राडार है, जिसको निसार बोलते हैं, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। ये इंपॉर्टेंट एक आप सबको पता है जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया गया है नासा और इसरो के द्वारा। नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसरो फॉर इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब अभी रिसेंटली कल इसके बारे में बताया गया कि ये डुअल फ्रीक्वेंसी यानी एल और एस बैंड में काम करेगा, डुअल फ्रीक्वेंसी में काम करेगा, एल बैंड में, एस बैंड में। एंड जिसमें एक आई थिंक एल बैंड लिया गया है अमेरिका से, एस बैंड जो है वो इंडिया के द्वारा सोर्स किया गया है। तो इस तरीके से दोनों के द्वारा मिलकर के ये बनाया गया है। एंड इसमें जो ऑर्बिट रहेगा ये रहेगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ऑफ 747 किलोमीटर, लगभग 747 किलोमीटर पे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे रहेगा ये। एंड ये 12 दिनों में पूरा का पूरा आपका मतलब इमेजिंग है अर्थ की वो कंप्लीट करेगा 12 दिनों में। 12 दिनों का टाइम रहेगा ऑर्बिट करने का, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब एक एक्सरसाइज के बारे में आया था पीआईबी में, कोनकण 23। तो इट इज एन एनुअल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल नेवी, ठीक है ना। तो रॉयल ब्रिटिश नेवी जो है उसके साथ इंडियन नेवी के साथ रहता है ये कोनकण 2020 एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब फ्रंट पेज की बड़ी न्यूज़ एक है कि राहुल गांधी गेट्स 2 year जेल टर्म इन डिफेमेशन केस। 2 साल की सज़ा पड़ी है राहुल गांधी को डिफेमेशन केस में, है ना। और आप सबको पता होगा कि जब अगर कन्विक्ट इस तरह से सिद्ध हो जाते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, आप सबको पता होगा। यहाँ पे देखो लिखा है इन द लैंडमार्क 2013 लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट। तो यहाँ पे केस लिखा भी है लिली थॉमस वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया केस। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लियरली स्पेल्ड आउट that a lawmaker stands immediately disqualified on attracting a sentence of 2 years
or more unless the conviction is stayed by a higher court. जब तक conviction stayed नहीं होगा हायर कोर्ट के द्वारा तो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या वो लॉ मेकर. तो दिस वाज द लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. तो ये भी आप याद रखेगा. थोड़ा सा मैं आपको डिफेमेशन के बारे में बता दूं. दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 499 और सेक्शन 500. आईपीसी के दोनों सेक्शन है. तो सेक्शन 499 एक्चुअली में आपको डिफेमेशन की डेफिनेशन बताता है और सेक्शन 500 जो है वो पनिशमेंट बताता है कि क्या है. तो डिफेमेशन इंडिया में दोनों तरीके के होते हैं. सिविल डिफेमेशन भी होता है, क्रिमिनल डिफेमेशन भी होता है. सिविल डिफेमेशन मतलब जिसमें फाइन बस लगे और क्रिमिनल डिफेमेशन जिसमें कि आपको सजा भी पड़े. तो राहुल गांधी का केस जो है वो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस है. ठीक है ना. एंड criminal defamation में person against whom a defamation case is filed might be sentenced for 2 years imprisonment or fine or both. तो यहाँ पे 2 साल की सजा पड़ सकती है क्रिमिनल डिफेमेशन में. वही चीज़ राहुल गांधी के साथ हुई है. ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आपको समझ में आ गया. डिफेमेशन इज नथिंग बट आपने कुछ वर्ड कह दिया या बोल दिया जिससे कि एक व्यक्ति की रेपुटेशन जो है पूरी तरीके से आपने ख़राब कर दी है ना. एंड यू ब्रॉट इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन. तो ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड under the defamation. I hope you will remember these two sections as well. India rejects Johnson and Johnson's attempt to extend patent on TB drug. तो अब यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की एक दवाई थी जिसका नाम है बेडाक्विनिलीन है. याद रखिएगा बेडाक्विनिलीन इज अ ड्रग ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग. अब जॉनसन एंड जॉनसन क्या कर रहा था, बार बार एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट कर रहा था. एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट कैसे होती है, जैसे मान लो आपको किसी एक चीज़ का पेटेंट मिल गया. सपोज करो आपको रिबॉक का पेटेंट मिल गया. अब आपने हल्का सा क्या किया, रिबॉक के जूते में थोड़ा सा मतलब शहद लगा दिया और कहा कि अब ये रिबॉक का मैंने नया वर्जन बनाया है, अब ये रिबूक कहलाएगा और इसको मैं इसका पेटेंट ले रहा हूँ. तो धीरे धीरे क्या करता है, आप थोड़ा सा कंपोजिशन चेंज करते हो, ज़्यादा कुछ नहीं, और उसका कंपोजिशन चेंज करके आप उसका पेटेंट फिर एक्सटेंड कर लेते हो. तो ये एक तरीके से क्या था, एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट्स होता है. तो जॉनसन एंड जॉनसन बार बार यही एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट कर रहा था ऑफ द बेडाक्विनिलीन ड्रग. और इस बार अभी उन्होंने फिर से अटेम्प्ट किया है कि अपनी मोनोपोली 2023 के बाद, जुलाई 2023 तक उनके पास पेटेंट की मोनोपोली थी, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए गए. लेकिन इंडियन पेटेंट ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया जॉनसन एंड जॉनसन की वो बिड, और अब इसको जेनरिक फार्मेसी और इसके अंतर्गत बनाया जा सकेगा. बहुत महंगी दवाई है. एक आई थिंक इसका अगर 6 महीने का डोज लेंगे तो $400 से ज़्यादा का पड़ेगा. ठीक है ना. 6 मंथ का ट्रीटमेंट कोर्स है जो कि $400 से ज़्यादा लगता है. मतलब 35,000 से ज़्यादा अगर आप 6 महीने यूज़ करोगे तो 35,000 से ज़्यादा आपका लग जाएगा. 5 से 6,000 रुपये महीना है एक तरीके से कहना चाहिए. तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. ये आपको पता ही है कि टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एक तरीके से. इट इज़ नॉट अ वायरल. ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो मतलब आपका बैक्टीरियल होता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है. ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो वी कैन मूव अहेड. हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं. और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आज का एडिटोरियल पार्ट. तो पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है क्लाइमेट चेंज सर्वाइवल गाइड टू एक्ट ऑन. अब ये जो आर्टिकल है ये रिगार्डिंग जो 6th सिंथेसिस रिपोर्ट आई है, अभी रिसेंटली जो सिंथेसिस रिपोर्ट आई है IPCC की, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक सिंथेसिस रिपोर्ट आई है. आप सबको पता है ऑलरेडी असेसमेंट रिपोर्ट 6 तक आ चुकी है. 6 असेसमेंट रिपोर्ट आ चुके हैं. उसके बाद की एक सिंथेसिस रिपोर्ट आई है. सबसे पहला जो पॉइंट उसमें बताया गया वो ये है कि जो अप्रोक्सीमेटली कितना टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है. तो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है. ठीक है ना. और अगर हम यही चीज़ कंटिन्यू किए तो जो टेम्परेचर है वो 2.8 डिग्री तक बढ़ेगा इन 2100. तो ईयर 2100 जो चलेगा तो लगभग आपका कहना चाहिए 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ चुका रहेगा. and temperature has already risen to a rapid level. एंड अब यहाँ पे जो रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि आपको 2 डिग्री से भी कम 1.5 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. सबसे पहला तो आपको ये 1.5 डिग्री से समझ में आएगा कि जो ऑलरेडी टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री बढ़ चुका है. मतलब कि अगर आपके पास अगर 5 पार्ट थे 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाने के, तो आपने ऑलरेडी उसके 4 हिस्से मतलब 4/5%
तो 4/5 तो आपने ऑलरेडी उसका मिसयूज कर चुके हैं आप लोग। और इसीलिए जब आपको जो टारगेट अगर 1.5 का अचीव करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो सारे के सारे सेक्टर जो हैं वो आपको वहाँ पे एमिशन कम करना पड़ेगा और सारे के सारी कंट्रीज को अब कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ लिखा है IPCC रिपोर्ट ऑलरेडी पॉइंट्स आउट दैट ह्यूमैनिटी हैज ऑलरेडी कंज्यूम्ड 4/5 ऑफ द टोटल कार्बन बजट। 4/5 ऑफ द टोटल कार्बन बजट तो ऑलरेडी उन्होंने कंज्यूम कर लिया है, मतलब कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का था जो, उनमें से 4/5 बजट तो ऑलरेडी आपने उसका कंज्यूम कर लिया है। दूसरा पॉइंट जो ऑथर ने यहाँ पे उठाया वो ये है कि द रिकॉग्निशन ऑफ अ ग्रेटर रिस्क एट लोअर टेम्परेचर पॉइंट्स टू द नेसेसिटी ऑफ अर्ली क्लाइमेट अडेप्टेशन। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो है अर्ली क्लाइमेट अडेप्टेशन की बात की गई है। क्लाइमेट अडेप्टेशन मतलब कि क्लाइमेट चेंज के साथ आपको किस तरीके से अडेप्ट करना है। सबसे पहले जैसे कि कोस्टल रीजन्स जो हो गए, जो पोलर इकोसिस्टम्स हो गए, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी का स्टेज है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी वहाँ होगा, है ना। इसके अलावा जो अडेप्टेशन है उसमें भी हमको फीजिबल अडेप्टेशन की तरफ जाना है, जैसे कि अर्बन ग्रीनिंग हो गई, रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स हो गए, है ना। इसके अलावा दूसरा हमको कुछ ऐसा नहीं करना है जो कि मतलब कि नॉन सस्टेनेबल हो, जैसे कि कुछ लोग पुअरली प्लान्ड सी वॉल्स लगाते हैं, बट दैट इज पुअरली, इसको मैल अडेप्टेशन बोलते हैं। इफ द अडेप्टेशन इज नॉट प्रॉपरली प्लान्ड एंड इट इज नॉट प्रॉपरली डन देन इट इज मैल अडेप्टेशन, ठीक है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट की तरह हमको आगे बढ़ना है। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट। ये वो डेवलपमेंट का मॉडल है विच इंटीग्रेट्स बोथ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट की। क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंटल मॉडल दैट इंटीग्रेट्स बोथ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू अडेप्ट टू एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल, ठीक है ना। याद रखिएगा, इट इज अ क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंटल मॉडल दैट इंटीग्रेट्स बोथ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल, ठीक है ना। So I hope you got clarity regarding that as well. आपको समझ में आ गया होगा. And the report also points out that there are gaps between modeled sustainable pathways and what countries have pledged. अब ये ऑथर ने कुछ बताया कि गैप्स के बारे में, कि एक तो गैप रिपोर्ट बताती है कि जो मॉडलिंग के द्वारा निकाला गया कि सस्टेनेबल पाथवे के लिए क्या जरूरी है और क्या कंट्रीज ने टारगेट किया है, उसमें एक गैप है। इसको बोलते हैं एम्बिशन गैप, मतलब जो आपको चाहिए उससे कम आपने एम्बिशन किया है, तो एम्बिशन गैप है। दूसरा इनका क्या है, सब्सटेंशियल गैप देखने को मिला है, जो कंट्रीज ने प्लेज किया है एंड व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, मतलब प्लेज करने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं ग्राउंड में, वो उसमें भी अंतर है। तो ये है इंप्लीमेंटेशन गैप, है ना। तो ये दोनों गैप जो है, एक तो एम्बिशन गैप, दूसरा इंप्लीमेंटेशन गैप इज देयर, एंड इसी कारण से हमको मतलब थोड़ा और ज़्यादा फोकस रहने की जरूरत है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि हमको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमको डेवलप्ड कंट्री से मिलनी चाहिए। CBDR का जो प्रिंसिपल है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो फॉलो होनी चाहिए। एंड क्लाइमेट फिनेंस इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हमको देखने की ज़रूरत है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है। यहाँ पे है इंडियाज पुश फॉर सेमीकंडक्टर्स। अब आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो इंडिया परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहती है। एंड द पुश इज फॉर सेमीकंडक्टर्स और IC, यानी कि जो पुश है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए डेवलपमेंट के लिए, IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा है। एंड अब आप सबको पता होगा कि ये जो कंट्रीज रही हैं अभी तक सेमीकंडक्टर्स और ICs के लिए, वो ताइवान, चाइना, इनफैक्ट ताइवान से आगे चाइना निकल चुका था अभी रिसेंटली। तो ये सारी चीज़ें, अब इंडिया जो है वो भी सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करेगा। फैब्स बोलते हैं इसको, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट होता है। यहाँ पे रॉ मटेरियल को, जैसे कि सिलिकॉन एक रॉ मटेरियल हो गया, उसको IC में कन्वर्ट करना, उसको इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के रूप में कन्वर्ट करना, ये फैब्रिकेशन का काम है। फैब्रिकेशन यूनिट में क्या होता है, सिलिकॉन को कन्वर्ट किया जाता है इस तरीके से, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन सब के रूप में। एंड फैब्स जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव अंडरटेकिंग है, मतलब फैब्रिकेशन यूनिट जो है बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लगता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं फॉर सेटिंग अप लार्ज फैसिलिटीज एंड ऑल। एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो है आज अगर आप देखें तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सामान आप देखते हैं वर्ल्ड में, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं यहीं से होके गुजरे हुए रहते हैं, है ना। एंड यहाँ पे चाइना अभी रिसेंटली ताइवान से आगे निकल चुका था, अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ये चीज़ बताई है।
सेमीकंडक्टर का पुश बहुत कंट्रीज दे रही हैं, जैसे कि यूएस ने चिप्स एक्ट पास किया था अभी रिसेंटली, जिसमें $280 बिलियन उन्होंने सब्सिडीज और इन्वेस्टमेंट के रूप में दिया है। चिप्स एक्ट आगे लेकर के आए हैं, है ना। इसके अलावा चाइनीज इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने काफी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी एस्टिमेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एज अ होल विल बी वर्थ $300 बिलियन बाय 25-26, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, तब तक उनका ये कहना है इंडिया का कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लगभग $300 बिलियन की इंडस्ट्री इंडिया में बन जाएगी, है ना। काफ़ी पुश देखने को मिल रहा है ऑलरेडी। और अभी रिसेंटली हमने कहा कि हम एक नया फैब यूनिट या सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट भी स्टैब्लिश करेंगे। हालांकि एक और मॉडल है आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, OSAT मॉडल। OSAT मॉडल क्या है? आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आप आउटसोर्स कर सकते हैं दूसरी कंट्री से, तो इससे आपका एक तो इन्वेस्टमेंट कम बचे, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, दूसरा आपका जो रिटर्न्स है वो भी थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आउटसोर्सिंग का एक ज़रूर मेंशन किया गया है। अगला जो आर्टिकल है वो है वाई इज कैंपा एट ऑड्स विद द न्यू आईपीसीसी रिपोर्ट। अब जो नई आईपीसीसी रिपोर्ट है, यानी कि सिंथेसिस रिपोर्ट है, उसके अगेंस्ट जाती है हमारे इंडिया की जो कैंपा है। कैंपा आप सबको पता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अब ये कैंपा का काम क्या है आप सबको पता होगा। कैंपा देखता है बेसिकली, जैसे मान लो आपने कहीं पे कोई प्रोजेक्ट के लिए कहीं पे डिफॉरेस्टेशन आपको करना है, तो आपको उतना ही एरिया फॉरेस्ट करना पड़ेगा किसी और रीजन में, ना। ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। बट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन इज नॉट दैट अ गुड थिंग। यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे ये बताया है कि इसको काफ़ी कंटेस्ट किया गया इस एफॉरेस्टेशन के मेथड को, क्योंकि आप देखो क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड किसी फॉरेस्ट रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करके आप किसी दूसरी जगह पे कर रहे हो, तो दैट इज नॉट द सेम थिंग, है ना। एक एरिया ऑलरेडी कर रहा है वो काम, दूसरे एरिया में आप जाके डाल रहे हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे कि उस एरिया में कितना ये सफल होगा। एक तो पहली चीज़, कितने प्लांट्स उसमें एक्चुअली जर्मिनेट करेंगे, ग्रो करेंगे। दूसरी चीज़, उसके बाद वो कितना ज़्यादा सिंक के रूप में काम कर सकता है। तो ज़्यादा बेटर सिंक ऑलरेडी जो स्टैब्लिश्ड होता है वो ज़्यादा बेटर सिंक होता है। तो एफॉरेस्टेशन जो कैंपा के अंतर्गत है वो इसलिए चेयर किया इसलिए मतलब उसको कंटेस्ट किया गया है। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन के अंदर एक बॉडी रहती है, आप सबको पता है कैंपा के अंदर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एक बॉडी है, जिसको चेयर कौन करता है? इन्वायरमेंट मिनिस्टर करता है इसको चेयर, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ऑथर ने कहा कि व्हेन द फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट यूज सच एज बिल्डिंग अ डैम और अ माइन, दैट लैंड कैन नो लॉन्गर प्रोवाइड हिस्टोरिकल इकोसिस्टम सर्विसेज, है ना। तो अब वो लैंड अपना इकोसिस्टम सर्विसेज तो नहीं प्रोवाइड कर सकता है, तो इस कारण से नई जगह पे किया जाता है, ठीक है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में ये चीज़ लिखी गई है, तो ये भी याद रखिएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लिखी गई है कि अगर आपको डाइवर्ट करना है कोई लैंड किसी नॉन फॉरेस्ट वर्क के लिए, तो आपको उस लैंड की वैल्यू पे करनी है, प्लस आपको एफॉरेस्टेशन एक्सरसाइज करनी है सेम उतने ही एरिया में किसी दूसरी जगह में। तो ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। क्यों कंटेस्ट किया जा रहा है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट नेचुरल जो इकोसिस्टम है दे सिक्वेस्टर मोर कार्बन, मतलब जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है वो ज़्यादा सिक्वेस्टर करते हैं कार्बन को, मतलब बाहर आप कहीं स्टैब्लिश करोगे तो उतना नहीं होगा। गवर्नमेंट टैपिंग टेक्नोलॉजी टू सिक्योर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स फॉर फ्यूचर। अब यहाँ पे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है वैदिक हेरिटेज पोर्टल। याद रखिएगा, वैदिक हेरिटेज पोर्टल। वैदिक हेरिटेज पोर्टल को बनाया किसने? इगनका ने बनाया है। इगनका क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, है ना। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। इगनका, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल आपको नाम याद रखना है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल के थ्रू यंगर जनरेशन्स को जो है वो नॉलेज और ट्रेडिशनल जो विजडम है वेदास की वो आगे की जाएगी, उपनिषद की जो विजडम है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। इगन का आप सबको मैंने बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपको पता होगा। एंड इसके अलावा इनाग्रेशन हुआ वर्चुअल म्यूजियम कला वैभव का, जिसमें लगभग 64 आर्ट्स के बारे में नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है और ग्लोरियस कल्चर का रिप्रेजेंटेशन है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट विल हियर प्ली अगेंस्ट पोलीगैमी एंड निकाह हलाला। पोलीगैमी तो आप सबको पता होगा कि मुस्लिम लॉ, पर्सनल जो लॉ है उसमें एक
व्यक्ति की 4 शादियां अलाउड है ना, अप टू टोटल ऑफ 4 वाइफ्स। तो इसके अगेंस्ट भी एक वो है, आप सबको पता होना चाहिए। और दूसरा निकाह हलाला। निकाह हलाला इज अ प्रोसेस जिसमें एक मुस्लिम वुमेन हैज टू मैरी अनदर पर्सन एंड गेट डाइवोर्स्ड फ्रॉम हिम बिफोर बीइंग अलाउड टू मैरी हर डाइवोर्सी हस्बैंड अगेन। मतलब अगर एक वुमेन थी, उसने कहीं किसी से डाइवोर्स ले लिया था, अब अगर उसको उसके साथ दोबारा रहना है, मैं शादी करनी है उसी व्यक्ति के साथ, तो उसको पहले एक नए व्यक्ति के साथ शादी करनी पड़ेगी, कॉन्सुमेट करनी पड़ेगी मैरिज, उसके बाद डाइवोर्स लेना पड़ेगा एंड देन शी कैन रीमैरी दैट हस्बैंड अगेन, ओल्ड हस्बैंड अगेन। तो यहाँ पे ये है निकाह हलाला की प्रोसेस, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं इसमें कि जो तलाक शब्द होता है वो मैन जब विमेन से अलग होना चाहता है तो तलाक शब्द होता है, वहीं पे जब विमेन सेपरेट होती है हस्बैंड से उसको खुला बोलते हैं, दैट इज खुला, है ना, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके अलावा एक तलाक हसन होता है। तलाक हसन में मुस्लिम मैन जो है वो डाइवोर्स करता है वाइफ को बाय अटरिंग तलाक वंस फॉर 3 मंथ, 3 अलग अलग महीनों में वो तलाक शब्द बोलता है, तब जाकर के होता है, तो तलाक हसन है। इसके अलावा एक न्यूज़ थी सारस क्रेन के संबंध में। सारस क्रेन के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि इसका जो कॉमन नेम है वो सारस क्रेन है, साइंटिफिक नेम है ग्रस एंटीगोन है। पॉपुलेशन लगभग 15,000 से 20,000 के लगभग है इंडिया में, और लेंथ हाइट ऐसा कुछ आपको करना नहीं है। लिस्टेड इन शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। IUCN में ये वल्नरेबल है। इट इज़ द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, विश्व में सबसे टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये। एंड इट इज़ प्रिडोमिनेटली ग्रे प्लमेज विद द नेकेड रेड हेड एंड अपर नेक एंड पेल रेड लेग्स, ठीक है ना। And it is a social creature found mostly in pairs or small groups of 3 or 4, known to mate for life with a single partner. Its breeding season coincides with heavy rainfall in monsoon, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का ये स्टेट एनिमल भी है, स्टेट बर्ड सॉरी। अब एक नई बॉडी बनाई जाएगी जिस जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का काम क्या रहेगा, ऑब्वियसली जीएसटी के रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, जो वो सारे हैं, वो ठीक किए जाएंगे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के माध्यम से। और इस अभी तक होता क्या था, देखो कोई अगर एग्रीव्ड पर्सन है ना, तो टैक्स पेयर जो अगर कभी कोई रिट पिटीशन देनी है तो उनको हाई कोर्ट को मूव करना पड़ता था, और इस कारण से होता क्या था कि हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाते थे। तो अब ये अपीलेट ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से, तो इससे क्या होगा कि जो बर्डन है वो कम होगा, किसमें, हाई कोर्ट्स में बर्डन कम होगा। और इसको हेड कौन करेगा, मैं आपको बता दूं, जो नया अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको हेड करेंगे एक्स जजेस, दैट इज आई थिंक एक्स जज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम हाई कोर्ट, यहाँ पे इसको हेड करेंगे। देखो लिखा है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, एंड इट्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको हेड करेंगे या तो फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये याद रखिएगा, या तो जज होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा कोई, वही जज करेगा। और 50 लाख तक के जो केसेस रहेंगे उसमें तो केवल एक मेंबर ही डिसीजन ले सकता है, 1 मेंबर अपीलेट वो रहेगा, डिसीजन ले लिया जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।